सारा प्रणाम। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। चीन है भयभीत, सुना रहा संगीत। यकीनन यह भी चालबाज चीन की कोई बड़ी साजिश लगती है। वो जब जवानों का हौसला तोड़ नहीं पाया तो अब मनोबल तोड़ने में जुटा है। 1962 में भी चीन ने यही रणनीति अख्तियार की थी। आखिर क्या है गाने का लॉजिक? जहां सीमा पर तोपें गरजने को बेताब हैं, बंदूकें दुश्मन को खामोश कराने को तैयार हैं, वहां संगीत की साजिश और भांगड़ा की शैली से चीन क्या साबित करना चाहता है? दरअसल भारतीय सेना के हौसले से चीन 33 साल में पहली बार सबसे ज्यादा अलर्ट मोड पर है और वो भी बैकफुट पर, भयभीत भी है। राज्यसभा में रक्षा मंत्री ने भी दो टूक संदेश दे दिया है कि चीन पर विश्वास तो बिल्कुल भी नहीं है और उसकी कथनी करनी में भी अंतर है, भेद है। हम शांति के पक्षधर हैं लेकिन रक्षा के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। सवाल यह कि क्या चीन भारत को उकसा रहा है? चीन भारत से युद्ध की पहल कराना चाहता है या फिर सीमा पर वाकई तनाव कम करने की कोशिश में वो अब लग गया है? ऊंचाई पर भारतीय सेना के काबिज होते ही चीन इस कदर तिल मिला गया है कि अब बंदूक छोड़कर डीजे बजा रहा है। पेंगयोंग और फिंगर 4 के इलाकों में जहां भारतीय जवान 24 घंटे मुस्तैदी से डटे हैं, वहीं चीन लाउड स्पीकर पर पंजाबी गाने पर भांगड़ा कर रहा है। चीन का यह नया ड्रामा अब सीमा पर सैनिकों को और संसद में सरकार दोनों को बरगला नहीं सकता, क्योंकि भारत सरकार ने भी साफ कर दिया है कि सीमा पर सर्दियों में भी पूरी तैयारी रहेगी। हर संसाधन मुहैया कराएंगे लेकिन पोस्ट खाली नहीं करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ कर दिया कि सीमा विवाद सुलझने तक चीन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को ही मानना होगा। लद्दाख में चीन की कोई हरकत हमें मंजूर नहीं, लेकिन क्या चीन की ये हरकतें उसके स्ट्रेटेजिक वॉर का ही हिस्सा है? लद्दाख पर बढ़ते तनाव और सेना की तैयारी पर देश को आश्वस्त करते हुए रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि भारत सीमा पर शांति बहाली के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। सीमा विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए हमने चीन से 1993 और 1996 में 2 बार समझौते भी किए और उसका पालन भी किया, लेकिन चीन सीमा पर विश्वासघात के बीज बोता रहा है। आइए सुनते हैं रक्षा मंत्री ने राज्यसभा में आज क्या कुछ कहा। चाइना लद्दाख में भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत या कब्जा किए हुए है। इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की 5,880 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है। वर्ष 1993 और 1996 के समझौते में इस बात का जिक्र है कि एलएसी के पास दोनों देश अपनी सेनाओं की संख्या कम से कम रखेंगे। समझौते में यह भी है कि जब तक बाउंड्री इशू का पूर्ण समाधान नहीं होता है, तब तक एलएसी को स्ट्रिक्टली रेस्पेक्ट और एडहर किया जाएगा और उसका उल्लंघन किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। चीन का संगीत की साजिश और सीमा पर सर्दियों में भी मुस्तैदी से डटने की भारतीय सैनिकों की योजना और रक्षा मंत्री का बयान पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञों का एक पैनल मौजूद है। वैभव अग्रवाल, स्पोक्सपर्सन बीजेपी, साधना भारती जुड़ेंगी, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। दत्ता साहब, स्वागत है आपका। वैभव, बहुत स्वागत है आपका। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। हम लगातार ये कह रहे हैं कि अप्रैल की स्थिति बहाल होनी चाहिए। तमाम विपक्ष भी कह रहा है सरकार को कि आप अप्रैल की स्थिति बहाल करवाइए, हालांकि चीन उस पर मानने को राजी नहीं हो रहा और अब जो बात आ रही है वो यहीं पर अटक रही है। लेकिन अगर पिछले 24-48 घंटों की बात देखें तो चीन ने एक नई रणनीति अख्तियार की है। इसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? क्योंकि आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, चीज़ों को बारीकी से देखते हैं, समझते हैं, ज़्यादा समझ रखते हैं। जिस तरीके से भांगड़ा के गाने बजाए जा रहे हैं, डीजे बजाया जा रहा है, पंजाबी गीत बजाए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह देखते हैं आप? देखिए, ये साइकोलॉजिकल, जैसे साइऑप्स कहते हैं मिलिट्री लैंग्वेज में, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा है। और बड़ी खुशी है इस बात की कि चलो चीनी सरकार, जो चीनी सेना है, वो भी हमारे गानों पे थिरक रही है या हमारी ट्यून्स पे अब वो डांस कर रही है। तो
जिस तरह की तैयारी भारत की है या जिस तरह की गर्जना भारत कर रहा है एलएसी पे, चीन निश्चित रूप से काफ़ी बौखलाया हुआ है। और जिस स्थिति में चीन आज है और जिस तरह की प्रिपरेशन, देखिए सरप्राइज और डिसेप्शन आज के जो वॉरफेयर का तरीका है उसमें बिल्कुल उनको रीडिफाइन किया गया है, उनकी परिभाषा बिल्कुल बदल दी गई है। क्योंकि आजकल देखिए एक गाड़ी भी अगर एलएसी पे चलती है तो उसको आप सैटेलाइट द्वारा उसको पिकअप कर सकते हैं। तो ये बड़े पुराने हथकंडे हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के कि आप मेगाफोन लेके सन 62 में जैसे हल्ला किया करते थे, हिंदी चीनी भाई भाई ये हमारी ज़मीन है, आप यहाँ से चले जाओ, या कोई लीफलेट्स भेजा करते थे। तो इस तरह के जो गाने बजाने से भारतीय सेना का मोराल कहीं से भी डगमगाने वाला नहीं है, क्योंकि ये चीनी सेना नहीं है, ये भारतीय सेना है जो वेल मोटिवेटेड है, वेल डिसिप्लिन्ड है, वेल ट्रेंड है और बैटल हार्डन्ड है। और हमारी जिस तरह की लीडरशिप है, पूरी दुनिया भर की जो सेनाएं हैं वो इसका कोई सानी नहीं है। जो मिलिट्री लीडरशिप, चाहे वो यंग लीडर्स हो, चाहे वो सीनियर कमांडर्स हो इंडियन आर्मी के, वो बड़े सुलझे हुए लोग हैं और उनकी जो सेना है वो वेल मोटिवेटेड, वेल फोकस्ड है। तो इस तरह से गाने बजाने से, लेकिन हाँ खुशी इस बात की है कि चलो चीन में भी हमारा जो पंजाबी कल्चर है वो जाता जा रहा है और चीनी सेना भी इस बात को मान रही है कि हाँ ये म्यूज़िक बहुत अच्छा है। और चीन को जो चीज़ सता रही है वो ये है कि जिस तरह की भारत की तैयारी है, जिस तरह के समीकरण विश्व के पटल पे हैं, कहीं भारत ऐसा न करे कि तिब्बत का जो मुद्दा है उसको लेके कहीं तिब्बत के अंदर ना घुसाए। तो सबसे बड़ी चिंता चीन की मेरे हिसाब से, मेरे अप्रिसिएशन के हिसाब से ये है। आऊँगा आपके साथ, आपके पास दत्ता साहब, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपसे मिली। वैभव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। संसद के मानसून का चौथा दिन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन से तनाव को लेकर राज्यसभा में बयान जारी कर चुके हैं, बयान दे चुके हैं। विपक्ष ने भी कहा है कि कंधे से कंधा मिलाकर पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, कोई चिंता की बात नहीं, आगे बढ़िए और चीन को यथास्थिति बनाने पर मजबूर करिए, चीन को पीछे धकेलने का काम करिए। जी भूपेश जी, मैं सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि मैं आज एक बहुत शक्तिशाली देश का नागरिक हूं, और वो मैं इसलिए आगे बढ़कर बोल रहा हूं क्योंकि पिछले 5 सालों में हम लोगों ने हमारा जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म है और जो डिफेंस की प्रोक्योरमेंट करी है, अंजाम दिया है, जिसके अंदर आपकी जैकेट्स हो गए, आपका जो गियर होता है पूरा हमारे जो फोर्सेस है उनका है, जो बड़े बड़े वेपन्स हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, अपग्रेडिंग ऑफ मैकेनिज्म है, अपग्रेडिंग ऑफ मिसाइल्स है, वो सारा हुआ है। मुझे आज लगता है कि यदि भारत और चीन की अगर कल को लड़ाई भी होती है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको और हमको और दत्ता जी को दिल्ली में बैठे हुए इस चीज की छां भी आएगी और कोई डिस्टर्बेंस भी होगी, क्योंकि भारत इतना पावरफुल हो गया है कि चीनी सोल्जर जो है वो एक बार को प्रोपोगेंडा में तो बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन जहां पे लड़ाई आएगी वहां पे वो हमसे लड़ नहीं पाएगा और हम उसको निपटारा भी कर देंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा। आप आज की स्थिति में देखिए, यथास्थिति में अगर हम देखें, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में चीन इस समय बगले झांक रहा है, हिंदी में अगर बोलते हैं इस चीज को। लेकिन तो विपक्ष, अग्रवाल साहब, वैभव साहब, विपक्ष ये कह रहा है, लगातार ये सवाल उठा रहा है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कोई नहीं आया, रक्षा मंत्री कहते हैं फलाने 1000 किलोमीटर पर चीन बैठा है, मुंह तोड़ जवाब देंगे, मस्तक नहीं झुकने देंगे, पीछे खींच के रखेंगे, सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये असमंजस की स्थिति बन रही है सरकार की और देश को ठीक तरीके से बताया नहीं जा रहा, ये कांग्रेस का आरोप। देखिए बिल्कुल ठीक है भूपेश जी, इंग्लिश में एक कहावत है, ही सेज, शी सेज, व्हाट सेज, वी डोंट नो हु सेज। ओके, तो ये कहते हैं, हियर से कहते हैं लीगल लैंग्वेज में इसको, और हियर से में तो ऐसा है कि ना तो आप गए हैं, ना मैं गया हूं, ना राहुल गांधी गया है, ना कोई नहीं गया विपक्ष में। ब्रिगेडियर साहब को जरूर पता हो सकता है कि वो कंफर्म हाँ या ना कर सकते हैं, लेकिन वो इसलिए हाँ या ना नहीं बोलेंगे क्योंकि ये बड़ी स्ट्रेटेजिक मसला है। और देश के प्रधानमंत्री ने, जिनका ओहदा डिफेंस मंत्री से ऊपर है, ये बोल दिया है कि हमारा देश सुरक्षित है और देश का कोई भी हिस्सा किसी एलियन के अगेंस्ट में नहीं गया है, किसी दुश्मन के हाथ में नहीं गया है, तो वो नहीं गया है।
अगर हम आज की तारीख में हमारे देश के प्रधानमंत्री पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दे, आप मेरे पे लगा सकते हो, मैं आप पे लगा सकता हूं, लेकिन मैं अपनी आर्मी के जनरल पे या देश के प्रधानमंत्री पे प्रश्न चिन्ह लगा दूंगा तो आपकी और मेरी ही क्रेडिबिलिटी गिरेगी, इसमें प्रधानमंत्री का कुछ नहीं जाएगा। तो विपक्ष का क्या है, विपक्ष के पास मैंने पहले भी पॉलिटिकल स्पीच बोलते हुए ये बोला है कि उनके पास पहले ही कोई मुद्दे नहीं है ना पिछले। साधना भारती मौजूद है, कांग्रेस की प्रवक्ता। साधना जी, संसद का मानसून सत्र चल रहा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आ गया है, आपकी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने कहा है कि सरकार के साथ हर कदम पर कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े हैं और चीन के मुद्दे पर पूरी तरह से देश एकजुट है। जी बिल्कुल, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते बहुत जिम्मेदारी से ये कहूंगी कि भूभागीय अखंडता के लिए हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के और अपने प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। परंतु दुख इस बात का है कि अभी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, बड़ी कहावतें बताई जा रही हैं। देखिए, कहावतें बताने का समय नहीं है। आप ये क्लियर कीजिए कि एक तरफ आप कहते हैं कि आप चाइना पर आर्थिक आघात करेंगे और उसके बाद आप 8 मई को $500 मिलियन के लोन की पहली इंस्टॉलमेंट ले लेते हैं चीन की AIIB से, जबकि संसद में ये बात मानी गई है। 19 जून को दूसरी किस्त ली जाती है और 19 जून तक तो हम सब जानते हैं हमारे 20 वीर जवान शहीद हो गए थे। आप ये बताइए, एक तरफ आर्थिक आघात की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप उनसे आर्थिक जो लेन देन है उसको जारी रखते हैं। हेमेटोलॉजी एनालाइजर जो देश के पोर्टल पर 1,45,000 का है, वो 3,30,000 में इन्होंने चीन की कंपनी से क्यों खरीदा? तो क्या अभी भी आर्थिक आघात किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा। इनसे सिर्फ हम सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या जो अप्रैल से पहले पेट्रोलिंग की जा रही थी फिंगर 8 तक, क्या अभी भी हो रही है और वो कब तक यथास्थिति बहाल होगी? रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर 7 अगस्त को जो सच्चाई डाली गई कि ट्रांसग्रेस्ड हुआ है, उल्लंघन हुआ है सीमा पर, और उसके बाद उसे हटा लिया गया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कोई घुसपैठ नहीं हुई, रक्षा मंत्री कहते हैं संसद में। तो मैं पूछती हूँ, लोकतंत्र के मंदिर को किसने लाचार बना डाला? अरे किसने चीनी चूहों को चांडाल बना डाला? अरे आर्थिक आघात की परिभाषा समझा दो मोदी सरकार, और नहीं समझा सकते तो इंदिरा गांधी जी वाली भाषा समझा दो जो 67 में, 86 में, 2013 में समझाई थी। इनके पास जवाब नहीं है और इसीलिए प्रश्नों से भागने का काम कर रहे हैं। चलिए, प्रश्नों से भागने का काम कर रहे हैं आप अग्रवाल साहब। आपकी पार्टी भी ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, और साथ ही साथ सभापति का भी ये बयान आया है कि विपक्ष को विश्वास में लें रक्षा मंत्री। तमाम आरोपों का जवाब दीजिए। बहुत सही कहा। मेरे ख्याल से रक्षा मंत्री का औचित्य अपने पद के द्वारा और उनके सहभागी के द्वारा ये होता है, उनका फर्ज बनता है कि विपक्ष की सारी एक मीटिंग करें और उनके साथ बैठ के उनको अपने कंट्रोल में लें, क्योंकि कल को अगर लड़ाई होती है या संभावना बनती है या माहौल खराब होता है तो विपक्ष को साथ लेके चलना हमेशा बेहतर रहता है किसी भी देश की डेमोक्रेसी के लिए, और भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। जहां तक साधना जी के आरोपों की बात है, मैं उन आरोपों का खंडन करूंगा, लेकिन उनके नंबर और उनकी जो डिटेल्स है मैं उनमें नहीं घुसूंगा। मैं एक MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हूं, एक सांसद नहीं हूं। सांसद सत्र का चौथा दिन चालू है। कांग्रेस के पास आई थिंक 44-45 सांसद हैं, दोनों ही हाउसेज में कुछ एक सांसद हैं जो भी मुट्ठी भर इनके पास हैं। उनको ये प्रश्न वहां पे वो रखना चाहिए स्पीकर के सामने, या अपर हाउस में या लोअर हाउस में, और वहां पे ये प्रश्न करना चाहिए। मीडिया के एक पटल को वहीं तक सीमित रखना चाहिए जहां पे हम राजनीतिक द्वेष की बात करें या विपक्ष और पक्ष की बात करें, लेकिन जहां पे हम सरकारी नंबर्स की और ये सब की बात कर रहे हैं, ये तो सरकारी है। सरकारी चीज जो भी है पूरे वो संसद के दायरे में आती है। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप प्रश्न उठाइए और जवाब खोजिए। आप मीडिया को, मेरी दरखास्त रहेगी कि मीडिया को एक वो क्या कहते हैं, जज जूरी और वो कोर्ट की तरह इस्तेमाल ना करें मीडिया के पटल को, तो बेहतर रहेगा। चलिए, आऊंगा आपके पास। दत्ता साहब, यहाँ पर ये जैसे ग्लोबल टाइम्स में कुछ भी छप रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो वो पूरे देश में समझ में आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो सत्र में बातचीत हो रही है, चाइना उसको भी वर्ड टू वर्ड देख रहा होगा, समझ रहा होगा। यहाँ ये भी कहा गया है कि हम अपना मस्तक भी नहीं झुकने देंगे और हम किसी का मस्तक झुकाना भी नहीं चाहते। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि हम ज़बरदस्ती वॉर नहीं करना चाहते। संदेश यही जा रहा है, और ये संदेश ठीक है? देखिए, युद्ध तो किसी भी देश के हित में नहीं होता, क्योंकि युद्ध को शुरू करना तो बहुत आसान है, क्योंकि उसके जो दूरगामी इफ़ेक्ट्स होते हैं या जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो सारे देश को भुगतने पड़ते हैं। तो दोनों ही देश इस स्थिति में नहीं है कि युद्ध वो कर सके। दूसरा, जो विश्व का जो दबाव है, और चीन भी ये समझता है
कि अभी जो यथास्थिति है वो उसके फेवर में नहीं है। हालांकि भारत अपनी पूरी तैयारी किए बैठा है। मैं ये चाहता हूं कि देखिए, कूटनीतिक जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं वहाँ बातचीत जारी रहे, प्रीमियर लेवल की बातचीत जारी रहे और मिलिट्री कमांडर्स की भी बात जारी रहे, लेकिन भारत को अपनी जो तैयारी है वो पूरी रखनी चाहिए। और अभी देखिए, हाल ही में कुछ मुद्दे उठे थे जब एक ये स्वर देश में निकला था कि हमें तिब्बत को मान्यता दे देनी चाहिए। मेरे अपने ये जातीय तासुरात हैं, मेरे अपने विचार हैं कि ये इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जिस तरह से चीन ने हानाइजेशन करके तिब्बत को हासिल कर लिया है, ऐसे ही वो डोरे नेपाल पे डाल रहा है, ऐसे ही वो डोरे बांग्लादेश पे डाल रहा है। नेपाल देखिए, जिस भारत ने नेपाल की इतनी मदद की है, जिसका कल्चरल प्रतिबिंब हम नेपाल में देख सकते हैं भारत का, वो आजकल मंडारिन बोलने लगा है। दत्ता साहब, अप्रैल की स्थिति बहाल करवानी होगी हर कीमत पर। अप्रैल की स्थिति जहां पर चीन अप्रैल में था उसको वहां पीछे धकेलना होगा, वहां पर ले जाना होगा। इतनी कुव्वत हमारी फोर्सेस में है, सब जानते हैं। लेकिन अगर सरकार की बात करें तो क्या सरकार ये करवा पाएगी? सरकार इतना बड़ा स्टेप उठा पाएगी, चाहे उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़े? सरकार की इच्छा शक्ति देखते हैं आप? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, सरकार एक वक्तव्य सीडीएस बिपिन रावत साहब ने दिया था, जनरल रावत साहब ने जी, और उसमें यह कहा था कि भारत सैनिक विकल्प के लिए भी तैयार है जी। एक इस तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट इतने उच्च अधिकारी द्वारा तभी दिया जाता है जब उसमें सरकार की मान्यता हो, उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री की मान्यता हो। तो ये विकल्प इन सबको उस मैट्रिक्स पे बिल्कुल उसकी तराजू पे रख के तौल लिया गया है। और भारत देखिए इस तरह की शक्ति रखता है, और भारत को भी मालूम है कि जिस तरह के समीकरण आज हैं, देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, केवल परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। और अभी हमारे लिए ये वक्त है कि जब हम चीन के साथ इस तरह के वार्तालाप कर सकते हैं, उसको नेगोशिएटिंग टेबल पे ला सकते हैं, या ऐसे सैनिक विकल्प के लिए भी हम जा सकते हैं। आपको याद होगा जब पृथ्वीराज चौहान को जब पकड़ के ले गए थे और उनके दोस्त चंद बरदाई ने कहा था कि 4 बांस 24 गज, 8 अंगुल 8 प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। तो हमारे पास यही वक्त है और एग्रेसिव डिफेंस या एग्रेसिव ऑफेंस भारत को दिखाना चाहिए। और कम से कम अगर ये एलएसी की जो विवादित एरियाज हैं या जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, जैसा राजनाथ सिंह जी ने भी कहा था, उनको एटलीस्ट हमें सेटल कर देना चाहिए। आऊंगा आपके पास। साधना जी, आप लाइन पर हैं? साधना जी, देश की एकता और अखंडता के मुद्दे पर हम सब एक हैं, ये विपक्ष का लगातार कहना है। रक्षा मंत्री प्रमुख नेताओं को अपने कक्ष में बुलाएं और हालात समझाएं, वेंकैया नायडू साहब का ये कहना है। विपक्ष की मांग है कि अप्रैल की स्थिति बहाल करवाई जाए। सरकार कितनी मांग सुन रही है? क्या लगता है आपको रक्षा मंत्री बुलाएंगे तमाम दलों को और बैठक होगी? देखिए, हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये चाइना को लेकर बहस करें। देखिए, अभी बहस जो चल रही है, हम देख रहे हैं कि क्राइम धारावाहिक न्यूज चैनल्स पे चल रहा है लगातार। आप हर चीज पर बहस कर सकते हैं, तो आप एक ऐसी चीज पर बहस क्यों नहीं कर सकते जिसे आज देश की जिसको जरूरत है? आज हिंदुस्तान ये जानना चाहता है और हिंदुस्तान की जनता हकदार है ये जानने की कि आखिर जो हमारी सीमा पर यथास्थिति थी वो कब बहाल होगी। बार बार प्रधानमंत्री जी का कुछ और कहना, उसके बाद रक्षा मंत्री जी के बयान अलग, विदेश मंत्री जी के बयान अलग, उसके बाद लगातार अलग अलग बयानों के चलते और लगातार चीन घुसता चला आ रहा है, घुसपैठ कर रहा है। सैटेलाइट की पिक्चर रक्षा विशेषज्ञ लगातार बता रहे हैं। उसके बाद भी अगर आप बहस नहीं करना चाहते तो आप किस पर बहस करना चाहते हैं? अब चरस पर और कोकेन पर तो बहस चली रही है ना। अब संसद में चाइना पर भी बहस जरूरी है, तो उस पर बहस होनी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सरकार की आंखें खुले और जो देश की स्थिति है उसको लेकर, जो सीमा पर स्थिति है उसको लेकर ये देश को विश्वास में लेने का काम करे सरकार। वैभव अग्रवाल साहब, एंटनी गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन आप बुलाइए, बैठ के बात करिए, हमको भी कॉन्फिडेंस में लीजिए। हम भी इस देश का हिस्सा हैं, हमने भी सरकार चलाई है, हम भी रक्षा मंत्री रह चुके हैं, हमने भी चीन के बंकरों में रातें गुजारी हैं। भूपेश जी, मेरे ख्याल से एके एंटनी जी का और गुलाम नबी आजाद जी का
बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वो इस समय रक्षा मंत्री नहीं है, उनकी सरकार केंद्र सरकार में नहीं है और उनका प्रधानमंत्री नहीं है, क्योंकि आज का प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री है। उनका प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से कांग्रेस का रक्षा मंत्री और कांग्रेस का प्रधानमंत्री होता था। हमने कांग्रेस से बार बार पूछा है कि राहुल गांधी बार बार क्यों चीनी दूतावास से मिलते हैं, क्यों उनके आने जाने का कार्यक्रम नहीं पता होता है, क्यों डिनर करते हैं, कोई नहीं बताता है। चलो कोई बात नहीं, हमने तो पार्लियामेंट में वो जबरदस्ती जोर जबरदस्ती का पूछा। आज की तारीख में एसपीजी थी, एसपीजी के सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे अगर कांग्रेस को कोई झूठ बोलना हो तो। लेकिन कोई बात नहीं, हमें उन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, हम द्वेष की भावना से नहीं जाते हैं। देश का प्रधानमंत्री अटल रूप से, सुदृढ़ रूप से ताकतवर प्रधानमंत्री है, एक ताकतवर दल को नेतृत्व करता है और देश का प्रधानमंत्री आज की तारीख में देश को कोई किसी भी दिक्कत से बचाने में सक्षम है। और रक्षा मंत्री देश के प्रधानमंत्री की टीम का हिस्सा है, जैसे बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस दिन ये बात करने लग जाएंगे कि मैं कांग्रेस का और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, तब इस देश में प्रगति की ओर हमारा इतना तेज अग्रसर रहेगा कि देश को, किसी भी बाहर के देश को हमारे देश के ऊपर नजर लगाने का जो एक मौका मिलता है वो कभी नहीं मिलेगा। मेरी आज के लिए सिर्फ इतनी सी गुहार है कांग्रेस से कि अपनी बात को संसद के पटल पे रखें, लेकिन अच्छी तरह रखें, छीटाकशी बिना करे रखें। भारत के प्रधानमंत्री का बहुत अच्छा होल्ड है इंटरनेशनल रिलेशंस पे, डिफेंस मंत्री का बहुत अच्छा होल्ड है डिफेंस पे, होम मिनिस्टर का बहुत अच्छा होल्ड है इंटरनल सिक्योरिटी पे। कृपया उनकी रेस्पेक्ट करें आज की केंद्र सरकार की। चलिए आता हूं आपके पास के रूप से दत्ता साहब, चीन का पूर्वी और दक्षिणी हिस्सा सुलग रहा है, एक छोटी सी चिंगारी युद्ध भड़का सकती है। एक्सपर्ट्स की अगर माने, आपकी भी अगर माने, पिछली बातों को देखा जाए तो तनाव के दो केंद्र बिंदु हैं, पहला ताइवान और दूसरा भारत। अगर अमेरिका ने इस जंग का हिस्सा बनना मुनासिब समझा तो ये एक बड़ी जंग हो सकती है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए अमेरिका जो है, जो सारी लड़ाई है वो जो सुपर पावर्स हैं उनकी राइवलरी की है। अगर आप कोल्ड वॉर वाला एरा देखें तो उसमें रशिया और यूएसए के साथ जिस तरह की तनातनी थी वो तकरीबन ख़त्म हो गई जैसे ही कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ। आज की तारीख में जो दो बड़े दिग्गज हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो हैं चीन और अमेरिका। और अमेरिका नहीं चाहता कि चीन का वर्चस्व दुनिया में इस तरह बढ़े, और चीन ये चाहता है कि वो एक मैरीटाइम इकोनॉमी का मालिक हो। वो ये चाहता है कि एक्सपेंशनिस्ट नीति से उसकी जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है वो ये चाहता है कि मल्टीपोलर तो वर्ल्ड रहे, वर्ल्ड में कई ताकतें हों, लेकिन एशिया यूनिपोलर रहे और एशिया में चीन का वर्चस्व रहे। और साउथ चाइना सी में वो अपना वर्चस्व चाहता है, क्योंकि वहाँ जिस तरह के संसाधन, जिस तरह की संपदा वहाँ पर है, आप देखिए 10% जो दुनिया की फिशरीज हैं वो वहाँ हैं। 1100 बिलियन बैरल वहाँ रोज तेल निकलता है, नेचुरल खनिज वहाँ काफ़ी हैं। तो वो चाहता है कि उसका वर्चस्व इस एरिया में रहे और वो निरंतर अपने आप को एक्सपेंड करता रहे। अमेरिका ये होने नहीं देगा। तो इसीलिए अच्छा, दूसरा आप देखिए जो क्वाड बना है जिसमें इंडिया, अमेरिका, जापान और फ्रांस हैं, ऑस्ट्रेलिया हैं, उसमें किसी का लैंड डिस्प्यूट चाइना के साथ नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेक्स हैं वो हमारी हैं। और अमेरिका इंडो पैसिफिक ऑर्डर में भारत की सहमति चाहता है और भारत का साथ चाहता है, और विपरीत भी है। भारत भी अमेरिका, देखिए आज की तारीख में भारत का जो सबसे बड़ा जो मित्र है वो चाहे पॉलिटिकल अफेयर्स हो, चाहे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हो, चाहे मिलिट्री कोऑपरेशन हो, वो अमेरिका है। जी। तो चीन को ये बिल्कुल समझ में आ गया है कि अब उसे थोड़ा सा बैक स्टेप लेना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह की चीन की फितरत है, हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अलर्ट मोड में रहना पड़ेगा। साधना जी, अगला सवाल मेरा आपसे, चीन 21वीं सदी एशिया की नहीं मानता, बल्कि उसका कहना है कि नहीं, चीन की 21वीं सदी है, बाकी कोई अपने नंबर सीरियल के हिसाब से तय कर ले, नंबर 1 हम है। सरकार का ये कहना है कि पिछले 40-45 सालों की अगर बात करें, यूपीए 1, यूपीए 2 या उससे पहले कांग्रेस की अगर सरकारें रही हैं, उसकी अगर बात करें तो बॉर्डर पे कुछ हुआ ही नहीं।
सड़कें नहीं बनी, हेलीपैड्स नहीं बने, हवाई जहाज नहीं उतरते थे, ट्रेनें नहीं पहुंच सकती थी, लंबी लंबी सुरंगें नहीं थी। अब हमने सब कुछ पहुंचा दिया बॉर्डर तक। हमारी सेना इसीलिए आज मुस्तैद है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत काम हुआ है और जो चीन है उसको यही रास नहीं आ रहा। देखिए, ये तो बस बतौलेबाजी करने का काम इस सरकार ने किया है, वो पूरी देश की जनता जानती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पिछले 70 सालों की ये बात करते हैं तो वो देश की जनता को मालूम है कि क्या किया है और क्या नहीं किया है। और भारतीय जनता पार्टी की जो बात ये अभी कह रहे थे कि संसद के पटल पर रखे, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हूं। अरे आप देश के नागरिक तो हैं, आप भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने आए तो हैं। आज आपकी पार्टी सरकार में, और जब आपसे प्रश्न पूछे तो आप प्रश्न के बदले पुरानी सरकारों की बात छेड़ते हैं। आप क्यों भूल जाते हैं 67 को, क्यों 86 को भूल जाते हैं, क्यों 2013 का डेप्सांग भूल जाते हैं जब हमने खदेड़ने का काम किया। तब आप नहीं कहते कि कांग्रेस की सरकार ने खदेड़ा। इसमें हम देखिए सरकार की बात नहीं कर रहे, ये भारतीय जनता पार्टी हर बात में राजनीतिकरण करती है। हम इनसे सीधा सीधा सवाल पूछ रहे हैं, आप आर्थिक आघात नहीं कर पा रहे, आप सीधा सीधा चीन का नाम लेने से डरते हैं, आखिर क्यों? आप आर्थिक रूप से अपने पैर पीछे नहीं खींच पा रहे, आखिर किस बात का डर है इस सरकार को जो ये चीन का नाम नहीं लेते और कहते हैं आप संसद के पटल पर रखें, लेकिन प्रश्न सत्र से इनकी सरकार भागती है। तो सरकार आप ये तो बता दीजिए कि प्रश्न सत्र से आप भाग रहे हैं और आप बार बार कहते हैं संसद के पटल पर रखें। अब रखा तो है, हमारे नेता रख तो रहे हैं, तो आप जवाब देने का काम क्यों नहीं करते? और इनके रक्षा मंत्री का बयान संसद में सुन लीजिए, वो क्या कहते हैं, उसके बाद गृह मंत्री का बयान सुन लीजिए, इनके विदेश मंत्रालय का बयान सुन लीजिए। तो सीधी बात है, ये सरकार बरगलाने का काम कर रही है। इस सरकार ने जो देश की आर्थिक स्थिति हो, वैभव जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए, 30 सेकंड में, चलते चलते कंक्लूड करूंगा आपसे। देखिए, ऐसा है कि जब हम इनको कहते हैं कि संसद में इनके मुट्ठी भर सांसद जो हैं वो रखे पटल, तो ये दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि इतना मुंह तोड़ जवाब मिलेगा संसद में भारत सरकार की ओर से, भारत के जो केंद्र सरकार के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी ओर से, जो ये पचा नहीं पाएंगे और पूरी दुनिया उसको लाइव टेलीकास्ट पे देखेगी। लेकिन जहां तक राजनीतिकरण की बात है, हमें तो ये भी याद है कि 1975 में इमरजेंसी लगी थी, हमें तो ये भी याद है 61-62 की लड़ाइयां भी हुई थी चाइना के साथ, हमें तो ये भी याद है कि तब इंदिरा गांधी ने सारा जो हमने जमीन ली थी वो सारी वापस कर दी थी। हमें तो बहुत कुछ याद है। आप हमारे जख्म ना उखाड़िए। हमने इस देश को एक नया देश बनाया है, प्रगति की ओर अग्रसर किया है, और हम अब पुराने जख्मों की ओर नहीं देखना चाहते। लेकिन हम आपको आपकी औकात, आपकी दल की औकात बताते रहेंगे, बार बार याद दिलाते रहेंगे जो देश के साथ आघात आपने किया है उसका, और हम जनता को भी याद दिलाते रहेंगे ताकि हमेशा ध्यान रहे कि अपने दुश्मनों से जनता कैसे सतर्क रहे। इस देश के खिलाफ जो आंख उठाएगा उसकी औकात बताने में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी नहीं चूकेगी। चलिए, वक्त की कमी है। वैभव जी बहुत शुक्रिया, साधना जी आपका बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर विपिन दत्ता साहब डिफेंस एक्सपर्ट बहुत बहुत शुक्रिया। तो चीन और भारत के बीच तनातनी चल रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। अब चीन ने एक नया शिगुफा छेड़ा है, इस तनावपूर्ण माहौल में वो पंजाबी गाने बजा रहा है। जाहिर सी बात है कि सिख रेजिमेंट को भी LAC पर लगा दिया गया है। पंजाबी गाने बजाने के पीछे क्या मंशा है ये तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर युद्ध होता है तो हमारी सेना बैंड बजाने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलती रही सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाजत, सहारा।